मित्रों, इस लेक्चर में हम चार चीज़ें पढ़ेंगे। इन्फ्लेशन की थियरी, इंडेक्स थियरी, फिर इन्फ्लेशन के इंडेक्स और प्रोडक्शन के इंडेक्स। सबसे पहले इन्फ्लेशन थियरी। इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स का इन्फ्लेशन के बारे में वर्णन कुछ इस प्रकार से था। जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे चल रही हो तब सभी फर्म्स द्वारा दिया गया टोटल आउटपुट उसको बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई, और उसके सामने कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेज प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, वो जीडीपी वाला याद करो, वो सारे कंपोनेंट, उस हिसाब से बनेगी एग्रीगेट डिमांड। तो एक बार जो एग्रीगेट सप्लाई है, सामने एग्रीगेट डिमांड है, उस समय जो प्राइस लेवल बने दैट विल बी कॉल्ड जनरल प्राइस लेवल। मान लीजिए कि ब्रेड 10 रुपये में बिक रही है, बटर 20 रुपये में बिक रहा है एंड सो ऑन। अब अगर किन्हीं कारणों से ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से बढ़ जाए तो बीच में जो गैप क्रिएट हो गया पैरेलल लाइंस में, दैट विल बी कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। और क्योंकि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही है तो ये बढ़ी हुई डिमांड के सामने वो अपना सप्लाई बढ़ा नहीं पाएगी, क्योंकि सभी लोग जितना पैदा कर पाते उतना उन लोगों ने कर लिया। तो मतलब अब बाजार में प्याज टमाटर जितने हैं उसके सामने खरीदने के डिमांड करने वाले लोग ज़्यादा हैं। सो देन इट विल लीड टू जनरल राइज इन द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। और क्योंकि डिमांड वाली लाइन बढ़ने के कारण ये महंगाई की समस्या आई, तो ये इन्फ्लेशनरी गैप डिमांड पुल वाला कहा जाएगा, एंड से वी से डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ गया। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? बहुत आसान है, कॉमन सेंस से चलता है। जब मनी सप्लाई बढ़ेगा, मतलब आरबीआई इजी मनी पॉलिसी, चीप मनी पॉलिसी, डॉविश मनी पॉलिसी परस्यू करेगी, ब्याज दरों में कमी आएगी, तो जनता की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इट विल इंक्रीज। क्यों? क्रेडिट कार्ड से ले लेते हैं, खर्चा करते हैं, सो ऑन। उसी प्रकार बिजनेसमैन भी ब्याज में पैसा लेके आएगा और कुछ निवेश करने का प्रयत्न करेगा। सो देन एग्रीगेट डिमांड में ये कंजम्पशन इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, तो डिमांड बढ़ेगी, सामने सप्लाई ज्यों की त्यों रहेगी। ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन का दूसरा कारण हो सकता है बढ़ती हुई फिजिकल डेफिसिट, क्योंकि उसका मतलब ये कि सरकार मार्केट बोरोइंग ज़्यादा कर रही है और उसकी मदद से कुछ गवर्नमेंट परचेज ज़्यादा हो रहा है, या फिर स्कीम सब्सिडी के नाम पे या मनरेगा के खड्डे खुदवाने के लिए लोगों को पैसा दिया जा रहा है, और फिर जनता के हाथ में जो पैसा है उसके चलते उनकी प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम बढ़ी है। तो या कंजम्पशन बड़ा होगा या गवर्नमेंट परचेज, या दोनों बढ़ेंगे बिकॉज ऑफ द हाई लेवल ऑफ फिजिकल डेफिसिट, तो वो भी ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट कर सकता है। एंड लास्ट रीजन कुड बी कि हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लस एक्स में वो उस हिसाब से आपको डिमांड ज़्यादा दिखाएगा। तो ऐसी डिमांड पुल इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? ये जो भी रीजंस बताए इंक्रीज वाले, उसका विपरीत बोलना शुरू करो, ऑपोजिट, कि मनी सप्लाई कम करो, मतलब टाइट मनी पॉलिसी, डियर मनी पॉलिसी, हॉकिश मनी पॉलिसी अपनाओ। फिजिकल डेफिसिट को काबू में करो, मतलब फिजिकल कंसोलिडेशन करो। एक्सपोर्ट के ऊपर या तो आप रिस्ट्रिक्शन लगाओ या कोई मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइसेस तय करो, ताकि भारत के सभी प्याज टमाटर विदेश में न चले जाएं। मित्रों, ये तो हमने पढ़ लिया डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो फिर सोचो सप्लाई साइड या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता होगा। आपके लिए वो होमवर्क है, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। एग्रीगेट डिमांड है, नीचे एग्रीगेट सप्लाई। किन्हीं कारणों से एग्रीगेट सप्लाई कम होना शुरू हो जाए, मान लो अल नीनो इफेक्ट हो, मान लो विश्व बाजार से क्रूड ऑयल महंगा हो गया हो, भारत में शायद ना आ रहा हो, या ऐसा कोई कारण, इन सभी के चलते जो डिमांड है उसके सामने सप्लाई कम हो गई, तो जो इन्फ्लेशनरी गैप बना, दैट वी विल से सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। एनीवेज, यूपीएससी साल 2012 कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज परीक्षा में एक प्रश्न पूछा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर से लड़ना है तो क्या करना चाहिए? इंक्रीज द डायरेक्ट टैक्स, रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट्स, इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर, और फिर ऑप्शंस दिए गए थे। अब ये सेकंड वाला मुद्दा देखो, अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दिए जाएं तो मतलब लोन सस्ते हो जाएंगे, तो फिर कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट वाले कंपोनेंट बढ़ जाएंगे, तो वो तो उल्टा और डिमांड साइड वाला इन्फ्लेशन बढ़ा देगा, राइट? सो दिस सेकंड ऑप्शन इज नॉट द राइट चॉइस। तो जहाँ जहाँ 2 2 2 दिखता है उसको एलिमिनेट करो, यू विल गेट द आंसर ए, ओनली 1। इन्फ्लेशन समझ लिया, तो फिर डिफ्लेशन क्या होता है? अगेन एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है, और जनरल प्राइस लेवल बना है कि ब्रेड 10 रुपये की, बटर 20 रुपये का। अगर किन्हीं कारणों से ये एग्रीगेट डिमांड पहले से कम हो जाए और सामने सप्लाई जितना है उतना ही रहे, तो जो बीच में गैप क्रिएट हुआ दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप, जिसके अंतर्गत चीज वस्तुओं के दाम फिर धीरे धीरे सस्ता होना शुरू हो जाएंगे। तो डिफ्लेशन की परिस्थिति का निर्माण कब हुआ होगा? जो इन्फ्लेशन में हमने पढ़ा उसका उल्टा बोलना शुरू कर दो, मतलब जब आरबीआई मनी सप्लाई कम करने के प्रयत्न शुरू करे, टाइट मनी पॉलिसी, डियर मनी पॉलिसी, हॉकिश मनी पॉलिसी, या फिर जनता में खर्च करने की वृत्ति से ज़्यादा बचत करने की वृत्ति आ जाए, प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ जाए, तो कंजम्पशन सी वाला कंपोनेंट छोटा होना शुरू हो जाएगा। बिजनेसमैन अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम कर दे,
सरकार फिजल डेफिसिट की जगह फिजल कंसोलिडेशन के रास्ते पे चले तो गवर्नमेंट परचेज कम हो गए होंगे, या फिर कि अपना इंपोर्ट बढ़ जाए तो उस हिसाब से माइनस 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 करके एग्रीगेट डिमांड लोकल इकोनॉमी में आपको कम दिखे। चीज वस्तुओं के दाम सस्ते होना शुरू हो जाए, ग्राहक के लिए अच्छी बात है, बट इफ दिस कंटिन्यूज तो वो पूरी इकोनॉमी के लिए खराब हो सकता है। मान लीजिए ऐसी परिस्थिति जेठालाल बोले कि ये बेस्ट एलसीडी, इससे ज़्यादा सस्ते में हम नहीं दे सकते, बस खरीद लो, आ जाओ, ग्राहकों को बोलते हैं। बट फिर भी ये ग्राहक पोपटलाल सोचे नहीं अभी और दाम नीचे गिरेंगे तब जाके मैं खरीदूंगा। ऐसी जब मानसिकता शुरू हो जाए तो ये डिफ्लेशन की परिस्थिति और धीरे धीरे विकृत स्वरूप लेना शुरू करेगी। ये एग्रीगेट डिमांड पहले से भी कम हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप से डिफ्लेशनरी स्पाइरल की ओर हम बढ़ गए। अब देखिए, एग्रीगेट सप्लाई के सामने एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए, वी से डिफ्लेशनरी गैप हुआ है, चीज वस्तुओं के दाम गिर रहे हैं, लेकिन जनता सोचे कि नहीं अभी नहीं, बाद में और सस्ता हो तब हम खरीदेंगे, अभी तो बचत कर ले, तो इकोनॉमी में डिमांड कम होगी, कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी पे असर होगा, बैंकरप्सी बढ़ेगी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ेगा, और फिर लोगों को जो धंधे रोजगार चौपट हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, और बेरोजगार आदमी तो वैसे ही खरीदारी कम करेगा, तो उसके चलते ये डिफ्लेशनरी गैप पहले से भी और बढ़ता जाएगा, एग्रीगेट डिमांड और कम होती जाएगी, और उसे हम बोलते हैं पूरी जो परिस्थिति बनी डिफ्लेशनरी स्पाइरल, जो इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। सो डिफ्लेशनरी स्पाइरल इट इज द चेन ऑफ इवेंट्स दैट वर्सन द डिफ्लेशन एंड इन्फ्लेशनरी स्पाइरल इज द चेन ऑफ इवेंट्स दैट वर्सन द इन्फ्लेशन। दोनों ही वाक्य सही हैं। इकोनॉमिस्ट विलियम फिलिप्स ने कहा कि जब जब इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा तो सामने रोजगारी बढ़ती जाएगी, लेकिन जब महंगाई दर कम होना शुरू हो जाएंगे, आप डिफ्लेशन की ओर जाएंगे तो बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। आप वो डिफ्लेशनरी स्पाइरल की समस्या याद करो। सो इफ यू प्लॉट दिस एंटायर थिंग ऑन अ ग्राफ, वो ऐसा कर्व आपको देगा जिसको बोलते हैं फिलिप कर्व। लेकिन लॉन्ग रन में ये कर्व ऐसे नहीं रहेगा, ये एक वर्टिकल लाइन बन जाएगा, मतलब नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। तो मित्रों समझना क्या है, फिलिप कर्व बोलता है कि जब महंगाई बढ़े तो बेरोजगारी कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति हो जब महंगाई भी बढ़े और बेरोजगारी भी बढ़े तो आप बोलेंगे स्टैगफ्लेशन की समस्या है। हमने पढ़ लिया जनरल प्राइस लेवल, इसके नीचे जाए तो डिफ्लेशन, ऊपर जाए तो इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के प्रकार क्या, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मॉनेटरी इन्फ्लेशन। वो डिमांड पुल टाइप का ही है कि राजीव गांधी सूटकेस ले लो योजना के अंतर्गत सभी गरीबों को लाख लाख रुपए के नोट दे दिए जाए, बट बाजार में चीज वस्तु नहीं होंगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन। डिमांड पुल टाइप का इन्फ्लेशन, मॉनेटरी टाइप का इन्फ्लेशन। अगर आपने किसी व्यक्ति को उधारी में पैसे दिए थे और वो कुछ साल बाद आपको पैसे वापस करने आता है और तब महंगाई पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो भले वो आपको प्रिंसिपल इंटरेस्ट के नाम पे पैसे ढेर सारे दे के जाए, बट इन रियल लाइफ वो आपका परचेजिंग पावर उस हिसाब से बढ़ेगा नहीं। देयरफॉर इट इज सेड कि इन्फ्लेशन फेवर्स द डेटर्स ओवर द लैंडर्स। आप वो नॉमिनल इंटरेस्ट, रियल इंटरेस्ट, पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट, वो सब मॉनेटरी पॉलिसी वाले स्लाइड्स याद करो। ये इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में चलता हो तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलेंगे, फिर थोड़ा और तेज हो जाए तो वॉकिंग, अगर डबल डिजिट इन्फ्लेशन रेट की समस्या हो गैलोपिंग, और एकदम चरम पे पहुंच जाए 100%, 400% जैसा या उससे भी ज़्यादा, देन वी विल से हाइपर इन्फ्लेशन की समस्या है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साई, उसके बाद ये जर्मन सरकार ने कुछ ऐसा ही किया, देखो नोट छापना शुरू किया था, तो अगर आप पूरा कार्ड भर के भी नोट लेके जाते इतने सारे, तो सामने ब्रेड का एक पैकेट खरीदना भी मुश्किल था, इतनी बड़ी समस्या हो गई थी। इवन इन द प्रेजेंट टाइम्स वेनेजुएला के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन की समस्या है। आप वो रिसोर्स कर्ज वाला लेक्चर याद करो। क्या इन्फ्लेशन के सामने डिफ्लेशन, अब एकदम डिफ्लेशन भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं, हमने डिफ्लेशनरी स्पाइरल पढ़ा। इसलिए सरकार या आरबीआई अपनी फिजल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी की मदद से डिफ्लेशन से इन्फ्लेशन की परिस्थिति में इकोनॉमी को मूव करने के प्रयत्न करे तो उसको बोलते हैं रिफ्लेशन। मित्रों, इन्फ्लेशन को और बारीकी से समझना हो तो बैकएंड में माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। प्राइस, सप्लाई, डिमांड, इलास्टिसिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड सो ऑन, ये सभी कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स लेक्चर सीरीज ये वाले प्लेलिस्ट लिंक पे आपको मिल जाएगा, समय हो तो देख लेना। तो इस तरह से हमने इन्फ्लेशन थियरी में पढ़ने लायक चीज़ें देख ली। वैसे इन्फ्लेशन, उसके टर्म, कंसेप्ट में तो बहुत सारी चीज़ें 2-3 घंटे तक लेक्चर चल सकता है, बट बेसिक कंसेप्ट जिसकी मदद से आप लॉजिक, कॉमन सेंस से आंसर टिक कर पाए, वो ज़रूरी चीज़ें पढ़ा दी हैं। अब हम आगे बढ़े और देखते हैं इंडेक्स थियरी। इन्फ्लेशन का मतलब है इट इज़ द जनरल राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर जनरल राइज है तो किसके मुकाबले एक बेस ईयर होना चाहिए। तो बेस ईयर में कितने दाम थे और आज की तारीख में कितने दाम है, उनका डिवीजन, दैट वी से कि इन्फ्लेशन रेट इतना है। मान लीजिए बेस ईयर 2012 में एक साबुन की कीमत हो 10 रुपये और आज की तारीख में वो 15 रुपये में बिक रहा हो,
तो इन्फ्लेशन 15/10% वाइज महंगाई दर पहले से 50% बढ़ गया है, क्या ऐसा बोलना ठीक रहेगा? नहीं, क्योंकि भारत की इकोनॉमी में क्या हम केवल साबुन बनाते हैं और केवल साबुन यूज़ करते हैं, उसके अलावा भी तो चीज़ें हैं। सो वी हैव टू क्रिएट अ बास्केट ऑफ कमोडिटीज़, और उनमें क्या क्या परिवर्तन आया वो देखना पड़ेगा। मान लीजिए मैं एक बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ बनाऊँ कि साबुन प्लस वेजिटेबल्स जो बेस ईयर में 50 रुपये में बिक रहे थे, प्लस शूज़ जो बेस ईयर में 1000 रुपये में बिक रहे थे, और आज की तारीख में उनमें इतनी बढ़ोतरी हुई है कि 60 रुपये और 1200 रुपये में बिकते हैं। सो नाउ दिस इज अ बास्केट ऑफ कमोडिटीज़। तो बेस ईयर में ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए मुझे कितना खर्चा होता था? 1060 रुपीज़। आज की तारीख में कितना खर्चा होता है? 1275। तो इन्फ्लेशन की ये वाली व्याख्या के हिसाब से मैं डिवीजन करूं और बोलूं कि 20.3% महंगाई दर बढ़ गया है, क्या ये बोलना सही होगा? अगेन नो, क्योंकि हम सब्जी तो हर हफ्ते खरीदते हैं, साबुन हर महीने खरीदते हैं, शूज़ में भी 1-2 साल में एक बार खरीदते हैं। इसलिए अगर सही में महंगाई दर निकालना है तो ये बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ में हर एक कमोडिटी को उसके यूजेज, परचेज फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कोई वेट असाइन करना चाहिए। क्योंकि सब्जियां हम फ्रीक्वेंटली खरीदते हैं, मान लीजिए मैं उसको 60 वेट असाइन करूं, देन साबुन सेकंड हैंड पे तो 30 वेट असाइन करूं, एंड शूज़ को लास्ट में 10 वेट असाइन करूं, टोटल 30 + 60 + 10 100 वेट असाइन किया। फिर बेस ईयर में क्या भाव थे, आज की तारीख में कितने भाव हैं, इन दोनों का मैं रेशियो निकालूं, प्राइस रेशियो इन 2017 डिवाइडेड बाय 2012। मतलब ये आप सोप की लाइन को फॉलो करें तो 15 डिवाइडेड बाय 10 जवाब आएगा 1.5। उसी प्रकार वेजिटेबल्स में 1.2, शूज़ में 1.2, एंड देन दिस प्राइस रेशियो मल्टीप्लाइड विद द वेट। तो ये साबुन के केस में 1.5 × 30, तो जवाब क्या आएगा? 45। उसी प्रकार आप वेजिटेबल्स का निकालो, शूज़ का निकालो, और उन सभी का समेशन करो, 129 जवाब आएगा। बस अब ये 129 डिवाइडेड विद द वेट, तो आपको जवाब मिलेगा 29%। ये भारत का सही महंगाई दर है ऐसा बोलना उपयुक्त रहेगा, क्योंकि जर्मन स्टैटिस्टिशियन एंड इकोनॉमिस्ट लास पायर्स ने ये फॉर्मूला दी थी कि अगर आपने कोई बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ का इन्फ्लेशन या प्रोडक्शन लेवल मेजर करना है तो सूत्र कुछ इस तरह से रखिएगा, सिग्मा आर, वेर आर इज द प्राइस इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर हमने किया, इनटू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज द वेट असाइन टू ईच कमोडिटी, डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू मल्टीप्लाइड विद 100। तो आपको जो जवाब मिले वो सही आंकड़ा आपको प्रस्तुत करेगा। दैट इज लास पायर्स फॉर्मूला। चीज वस्तुओं की महंगाई दर में कितनी बढ़ोतरी हुई या चीज वस्तुओं का उत्पादन कितना बढ़ा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, दोनों ही केस में लास पायर्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो प्राइस इंडेक्स के हिसाब से एक तो हमने देख लिया लास पायर्स इंडेक्स, वैसे ही जर्मनी के एक दूसरे हरमन पासे उनका इंडेक्स था, फिर अमेरिकन इकोनॉमिस्ट इरविंग फिशर का इंडेक्स। ये फिशर इंडेक्स को सबसे ज़्यादा आइडियल प्राइस इंडेक्स माना जाता है क्योंकि ये ऊपर के दो वाले जो हैं लास्ट पायर एंड पाशे, उसका जियोमेट्रिक मीन निकालता है, मतलब a × b और उसका स्क्वायर रूट, इसलिए वो ज़्यादा आइडियल प्राइस इंडेक्स ऐसा बोला जाता है। खैर दोस्तों, हम वापस आए। जीडीपी कैलकुलेशन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के नीचे सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस जीडीपी की गिनती करती है। बेस ईयर था साल 2011, बट दैट इज नॉट अ लास्ट पायर्स फॉर्मूला, वो तो पूरी चीज़ ही अलग थी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। लास्ट पायर्स फॉर्मूला किधर यूज होता है? महंगाई को नापने के लिए तो सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई में यूज करते हैं, प्रोडक्शन को मेजर करने के लिए तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यूज करते हैं, इन सभी में। तो आप विजुलाइज करिए, कुछ बास्केट ऑफ कमोडिटीज होंगी, उसको वेट असाइन किया होगा, कोई एक बेस ईयर चुना होगा, और फिर आज की तारीख में कितनी महंगाई या कितना प्रोडक्शन आया वो देखते होंगे। मित्रों, ये तीनों केस के अंदर सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, आईआईपी में फॉर्मूला तो लास्ट पायर्स ही है, बट बेस ईयर अलग अलग है। सीपीआई का बेस ईयर है 2012, बाकी दो का है 2011। ये तीनों की गिनती कौन करता है वो भी जरा अलग है। डब्ल्यूपीआई तो कॉमर्स मिनिस्ट्री, उसके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP, और उसके नीचे इकोनॉमिक एडवाइजर, वो डब्ल्यूपीआई के आंकड़े निकालता है। बाकी सीपीआई, आईआईपी CSO निकालता है और जीडीपी CSO निकालता है, वो आगे हम पढ़ चुके हैं। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशंस की ही बात कर रहे हैं तो अपना इंडिया ईयरबुक 2017, उसका 6th चैप्टर है बेसिक इकोनॉमिक डेटा। वहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं जो हम प्रीलिम के लिए तैयार कर लें। ये मोस्पी के 2 वर्टिकल्स हैं, एक वो काम देखते हैं स्टैटिस्टिक का, तो उनके नीचे एक ऑफिस है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जहाँ
मेन बॉस को बोला जाता है चीफ स्टैटिस्टिशियन, अभी है TCA आनंद जो कि पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। अब ये CSO वाले खुद हर एक घर में जाके आंकड़े लेके नहीं आते, वो काम करता है NSSO दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इसके अलावा साल 2005 में एक रंगराजन कमेटी की सिफारिश पर नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन भी बनाया गया, बट वो UID टाइप का था, मतलब UIDAI के कोई कानून नहीं है, वो तो कैबिनेट रेजोल्यूशन से बन गया। उसी प्रकार ये नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन भी कैबिनेट रेजोल्यूशन से बनाया गया। तो मोस्पी का एक वर्टिकल देख लिया स्टैटिस्टिक, दूसरा वर्टिकल है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड स्कीम MP लेट्स 20 पॉइंट प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का मॉनिटरिंग, ये सब काम देखते हैं। ये पूरी चीज़ें हम पढ़ेंगे अपने 5th पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ रूरल डेवलपमेंट वाले लेक्चर में। साल 2008 में कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट बनाया गया, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स को काम दे सकती है ये सोशियो इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, साइंटिफिक एनवायरनमेंट डेटा कलेक्ट करने के लिए, और सामने प्राइवेट संस्थाएं, लोग, उन्होंने वो डेटा देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये DIPP के अफसर जाके किसी फैक्ट्री मालिक के वो पूछे कि WPI के लिए हमको ये डेटा चाहिए, ही इज कंपल्सरीली ही हैज़ टू गिव दैट डेटा। 2017 में ये कानून में सुधार किया गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये चीज़ लागू होगी। इन्फ्लेशन की थियरी समझ ली, इंडेक्स थियरी समझ ली, अभी एक एक करके इन्फ्लेशन इंडेक्स देखते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। कुल मिला के उसके 6 प्रकार हैं। पहला है रूरल इंडिया के लिए, दूसरा अर्बन इंडिया के लिए और तीसरा ऑल इंडिया के लिए, रूरल अर्बन कंबाइन करके। ये तीनों के बेस ईयर है 2012, तीनों की गिनती करता है CSO। और आप याद करो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है विद द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग, कि महंगाई दर को हमने 2% टू 6% में काबू में लेना है, या फिर बोलो कि 4% विद द मार्जिन ऑफ +2 -2। तो ये कौन सा महंगाई दर, CPI ऑल इंडिया, ये वाला वो देखते हैं। ये 3 समझ ली। इसके अलावा भी 3 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, रूरल लेबरर के लिए, एग्रीकल्चर लेबरर के लिए। इनके बेस ईयर अलग हैं और इनकी गिनती CSO नहीं करता, बट लेबर मिनिस्ट्री के अंदर लेबर ब्यूरो वाले करते हैं। ये नीचे के 3 CPI के बेस ईयर क्या है, उतना सब याद करने की, रटने की मजूरी मत करना, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे तो भी कॉस्ट बेनिफिट इज वेरी बैड। आप एक विन डायग्राम जैसा विजुलाइज करो, रूरल अर्बन ऑल इंडिया CSO देखता है, तो बाकी सारे CPI कौन देखता है, ये लेबर मिनिस्ट्री वाले। अब उसके बेस ईयर तो छोड़ो, उतना नहीं, अपने को रूरल अर्बन और ऑल इंडिया का बेस ईयर याद होना चाहिए 2012। तो ये 2012 बेस ईयर वाला अपना CPI, क्योंकि ये लास्ट पायर्स फॉर्मूला है, मतलब देयर शुड बी अ बास्केट ऑफ कमोडिटीज, है ना। तो रूरल और अर्बन के लिए 400 से अधिक कमोडिटीज है। अब स्पेसिफिकली कितने, ये भी UPSC में रटने की जरूरत नहीं है। तो बास्केट ऑफ कमोडिटीज है, अब उनको कुछ वेट असाइन किया होगा। कुल मिला के 6 कैटेगरी बनाकर उनको वेट असाइन किया है। सबसे ज़्यादा वेट असाइन किया है फूड एंड बेवरेजेस। सेकंड मिसेलेनियस कैटेगरी बोलते हैं, जहाँ पर ये हेल्थ, एजुकेशन, रिक्रिएशन, ट्रांसपोर्ट, इस प्रकार की सभी सर्विसेज को गिनते हैं। थर्ड कंपोनेंट इज हाउसिंग, अर्बन इलाके के लिए गिनते हैं बट ग्रामीण इलाकों के लिए नहीं गिनते हैं। चौथा है फ्यूल एंड लाइट, देन 5th इज क्लोथिंग एंड फुटवेयर, एंड लास्ट इज पान, टोबैको, देसी दारू वगैरह। तो ये सभी 6 कैटेगरी के अंदर बेस ईयर 2012 में कितना भाव चल रहा था, आज की तारीख में कितना भाव चल रहा है, एंड देन यू असाइन द वेट्स एंड अप्लाई द लास्ट पायर्स फॉर्मूला। जो पूरा महंगाई दर आपको मिले, यू विल से हेडलाइन इन्फ्लेशन। अगर उसमें से आप ये येलो कलर के बॉक्स दैट इज फूड इन्फ्लेशन एंड फ्यूल इन्फ्लेशन को माइनस कर दो, तो आपको जो रकम मिले उसको बोलोगे कोर इन्फ्लेशन। वेट के हिसाब से वो करीब 42% ऑफ दिस एंटायर थिंग निकलेगा। और अगर केवल फूड वाले इन्फ्लेशन को अलग से दिखाओ, उसको बोलते हैं CFPI, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। ये भी CSO अलग से आंकड़े प्रस्तुत करता है ताकि फूड इन्फ्लेशन के ऊपर सरकार की RBI की नजर रहे। अब नए इकोनॉमिक सर्वे ने इन सभी इन्फ्लेशन का अध्ययन किया। सबसे पहले CPI हेडलाइन इन्फ्लेशन, मतलब दवा, दारू, फूड, फ्यूल, हर एक चीज के अंदर कुल मिला के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कितनी महंगाई देखने को मिली, इतनी सब। और वहां सबसे ज्यादा महंगाई का कारण क्या रहा, तो आप देखिए वो ब्लू कलर का, फूड इज द मेजर ड्राइवर ऑफ इन्फ्लेशन इन CPI हेडलाइन। तो फिर अलग से CFPI वाला फूड इन्फ्लेशन देखा और वहां पता चला कि भाई विद इन फूड महंगाई का सबसे ज्यादा कारण रहा पल्सिस, दाल। फिर CPI कोर निकला, मतलब फूड एंड फ्यूल माइनस करके बाकी सारी चीजों में, और वहां महंगाई का सबसे प्रमुख कारण रहा ये हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट के अंदर महंगाई की समस्या। पिछले साल जनवरी महीने से लेके इस साल के अप्रैल महीने तक
सीपीआई के अंदर क्या ट्रेंड रहा मैंने ग्राफ पे प्लॉट किया है अगेंस्ट द बेस ईयर 2012। आप पाएंगे नवंबर 2016 नोटबंदी के बाद महंगाई दर में कमी आई थी, फिर वो स्टेबिलाइज हुआ और धीरे धीरे अब महंगाई दर बढ़ रहा है। आप रेड लाइन को फॉलो करें दैट इज रूरल सीपीआई और नीचे ग्रीन लाइन को फॉलो करें दैट इज अर्बन सीपीआई। तो प्रश्न होता है ये दोनों के बीच इतना वेज गैप अंतर क्यों है, महंगाई दोनों जगह एक समान क्यों नहीं दिखती? उसका कारण है कि दोनों के बास्केट ऑफ कमोडिटीज एंड वेट्स आर डिफरेंट। ग्रामीण इलाकों के सीपीआई में सीरियल पल्सिस उनको ज़्यादा वेट असाइन करते हैं और पल्सिस में तो महंगाई की समस्या आपको मालूम ही है। शहरी इलाकों के सीपीआई में ट्रांसपोर्ट एनर्जी उसको थोड़ा ज़्यादा वेट असाइन करते हैं और क्योंकि क्रूड ऑयल सस्ता 2016 में तो चल रहा था तो उस हिसाब से ट्रांसपोर्ट सस्ता दिखेगा, सो इट विल बी लिटल लेसर देन रूरल सीपीआई। मित्रों, इकोनॉमिक सर्वे में साल 2000 के क्वार्टरली सीपीआई रेट्स क्या रहे वो प्लॉट किया है। आप देखिए फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2016 वहाँ पर 5.7%। इसका मतलब क्या, उसके पहले वाले 2015 के फर्स्ट क्वार्टर में जितना महंगाई दर था उसके सामने 5% जितना और बढ़ गया। सेकंड क्वार्टर में भी बढ़ा, बट आप पाएंगे कि थर्ड क्वार्टर वहाँ पर पतन हुआ। वाई? नोटबंदी की असर। और ये सीपीआई हेडलाइन है, मतलब दवा दारू सब्जी रोटी सब कुछ मिलाकर। अगर हम केवल कोर सीपीआई को फॉलो करें दैट इज हेडलाइन सीपीआई माइनस फूड एंड माइनस फ्यूअल, तो आप पाएंगे वहां तो पतन नहीं हुआ, वो तो 4.7 से 5% में इट हैज़ रिमेन रादर स्टिकी और थोड़ा बड़ा भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि विश्व बाजार में ये धीरे धीरे क्रूड ऑयल के दाम जो बढ़ने लगे उस हिसाब से ट्रांसपोर्ट वाला फैक्टर, देखिए हेडलाइन में से फ्यूअल हमने माइनस किया और हम कोर इन्फ्लेशन मेजर करते हैं, बट कोर इन्फ्लेशन में भी ट्रांसपोर्ट तो आएगा, तो भले सीधा पेट्रोल डीजल नहीं देखा बट वो रिक्शा भाड़ा तो आप गिनोगे, राइट? सो अकॉर्डिंगली इट हैज रिमेन रादर स्टिकी बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन एंड हाउसिंग। अगले वर्ष के लिए मतलब 2017-18 में ये सीपीआई महंगाई दर कैसा रहेगा? अरविंद सुब्रमण्यम बोलते हैं कि अच्छी बारिश होगी, बेटर सोइंग होगी, सरकार की योजनाएं भी है, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सिंचाई योजना वगैरह, तो कृषि उत्पादन तो बढ़िया होगा, तो फूड इन्फ्लेशन तो काबू में रहेगा। लेकिन ये रशिया ओपेक देशों ने साथ मिलकर जो ऑयल आउटपुट को कम करने की डील करी है उस हिसाब से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ सकते हैं, तो महंगाई दर भी ट्रांसपोर्ट और वो सभी कंपोनेंट्स को देखते हुए इट शुड रिमेन अराउंड 5%। इन्फ्लेशन में बेस इफेक्ट क्या होता है? मान लीजिए किसी चीज़ का पहले साल प्राइस था 100 रुपये, दूसरे साल बढ़ के होगा 110 रुपये, तो कितनी इंक्रीज हुई? 10%। अभी दूसरे साल जो 110 रुपये था उससे बढ़ के तीसरे साल हो गया 120 रुपये, तो बढ़ोतरी कितनी हुई? 9.09%। अर्थात ये जो बेस डिनोमिनेटर के अंदर आप जो साल पसंद करेंगे और उस वक्त जो महंगाई होगी उस हिसाब से आपको परसेंटेज में चीज़ें अलग देखेंगी। अदरवाइज केवल पॉइंट के हिसाब से गिनो 100, 110, 120 तो 10-10 पॉइंट की वृद्धि हो रही है, बट परसेंटेज वाइज द थिंग इज लुकिंग डिफरेंट। सीपीआई के अंदर बढ़ोतरी धीरे धीरे हमको दिख रही है, उसका एक कारण तो विश्व बाजार में क्रूड ऑयल के बढ़े हुए दाम और दूसरा कारण एडवर्स बेस इफेक्ट भी है, ऐसा अरविंद सुब्रमण्यम अपने सर्वे में बोलते हैं। अब ये क्यों और कैसे ये बोल बच्चन अपने प्रीलिम के लिए खास काम की नहीं, बट मैंने आपको बताया था कि कान में एक बार पढ़ा हो तो वर्ष के सिनेरियो में कुछ प्रश्न आए आप टिक कर सकते। महंगाई दर का प्रमुख कारण तो दालों के दाम पल्स इन्फ्लेशन हो रहा है। 2016 को यूएन जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सिस के रूप में डिक्लेयर किया। अरविंद सुब्रमण्यम की भी एक रिपोर्ट आई कि ये दालों के दाम में महंगाई को कैसे काबू में ले, हाउ टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन एंड सो ऑन। कुरुक्षेत्र का भी एक नवंबर 2016 में पूरा इशू इसी पर था। मैं इन सभी का जिस्ट बना के पढ़ा चुका हूँ, करीब 12 मिनट का ही वीडियो है, ये वाले लिंक पे मिलेगा, समय हो तो देख लेना। मित्रों, फूड इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए बजट 2015 में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को 500 करोड़ रुपए दिए गए और बोला कि एक फंड बनाओ, प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड, जहां से राज्य सरकार और उनकी एजेंसी को बिना ब्याज के उधारी में पैसा देना, उसकी मदद से वो राज्य सरकार वाले ऑनियन, पोटैटो, पल्सिस वगैरह चीज़ें किसानों से खरीदे, शहरों में सामान्य दाम पर भेजे ताकि प्राइस स्टेबिलाईजेशन हो सके। सो दिस वाज प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड। इसमें 2016 में एक नया अपडेट आया कि अब तक वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के हाथ में फंड था, बट कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री को ट्रांसफर कर दिया गया। तो मित्रों, हमने इन्फ्लेशन थियरी, इंडेक्स थियरी, सीपीआई समझ लिया। आगे बढ़ना है डब्ल्यूपीआई एंड आईआईपी। लेकिन वहाँ पर टोटल बास्केट ऑफ कमोडिटीज बेस ईयर, उसके अंदर कुछ सुधार किए गए। एक नई सीरीज लॉन्च की गई 2017 मई मंथ के सेकंड वीक में। मेरा ये मानना है कि प्रीलिम का पेपर सेट हो गया होगा तो वो चीज़ें
प्रीलिम 2017 के लिए उतनी काम की नहीं, लेकिन मैं आज पढ़ाऊंगा इसलिए ताकि जून महीने के बाद आने वाली परीक्षाएं जैसे स्टाफ सिलेक्शन है, CAPF है, वहाँ तो वो चीज़ें काम की हैं। परंतु ये प्रीलिम 2017 देने वाले विद्यार्थियों को रिवीजन में दिक्कत ना हो, इसलिए ये नई सीरीज़ के अपडेट्स मैंने हर एक जगह पर पिंक कलर में या पिंक शेड के अंदर हाईलाइट किए हैं। तो अगर आप प्रीलिम 2017 के लिए ये वीडियो या पावर पॉइंट देख रहे हैं, देन यू इग्नोर दोज पिंक कलर थिंग्स। मीन्स 2017 के लिए भी यू में इग्नोर, क्योंकि वहाँ पर भी ये राइट अ नोट ऑन द कंप्यूटेशन मेथड ऑफ IIP ऐसे प्रश्न पूछते नहीं। पर हाँ, इंटरव्यू 2017 के लिए तो करना ही पड़ेगा, पूछ सकते हैं क्या सुधार किए गए। तो बेसिकली समझना इतना कि जो पिंक कलर का दिखे वो प्रीलिम 2017 के लिए यू मे इग्नोर इफ़ यू वांट। ठीक है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स समझ लिया। अब दूसरा इन्फ्लेशन इंडेक्स देखते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI। जैसे CPI में अलग अलग 6 कैटेगरी थी, WPI में 3 कैटेगरी। पहली कैटेगरी प्राइमरी आर्टिकल्स, वहाँ पर भी सब कैटेगरी फूड आर्टिकल्स, नॉन फूड आर्टिकल्स, मिनरल, जहाँ पर मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड क्रूड पेट्रोलियम। देन सेकंड कैटेगरी इज फ्यूअल, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, कोल, मिनरल ऑयल, LPG। एंड थर्ड कैटेगरी इज मैन्युफैक्चरिंग, तो वहाँ खाने पीने की जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हो, ब्रेड, बिस्किट वगैरह, टोबैको, टेक्सटाइल, मेटल, एलॉय, ट्रांसपोर्ट वगैरह वगैरह। तो लास्ट पायर्स फॉर्मूला के हिसाब से अलग अलग कमोडिटीज़ होंगी जिनको ये 3 प्रमुख कैटेगरीज में बांटा गया। अब मई 2017 से जो नई सीरीज लॉन्च हुई वहाँ पर क्या फ़र्क आया, क्योंकि लास्ट पायर्स के हिसाब से आपने कमोडिटीज़ की लिस्ट तो बनाई, परंतु ऐसी चीज़ें जिसका अब इकोनॉमी में इतना चलन नहीं रहा, जैसे वीडियो CD प्लेयर, अब वो खरीदता कौन और कौन इस्तेमाल करता है, तो जो उसमें महंगाई आई उसको डेटा कलेक्ट करने का कोई मतलब रहता नहीं। सो अकॉर्डिंगली मैनी ऑफ द आइटम्स वेर डिलीटेड फ्रॉम द प्रीवियस लिस्ट, कुल मिला के 135 आइटम्स डिलीटेड। और उसके सामने ऐसी चीज़ें जिनका चलन बढ़ा है, जैसे फूड कैटेगरी में रेडिश, कैरेट, ककुम्बर, मौसम्बी, पॉमग्रेनेट वगैरह वगैरह, नेचुरल गैस है, टिश्यू पेपर है, ये सबको ऐड किया गया। आराम से घर पे लिस्ट देख लेना। तो एक तो सुधार कि जो आइटम लिस्ट थी, कुछ पुरानी चीज़ें डिलीट करी, कुछ नई चीज़ें सामने ऐड करी। आप ये सेकंड कैटेगरी देखो, फ्यूअल, और वहाँ पर है इलेक्ट्रिसिटी। इतने वर्षों तक CPI कैलकुलेशन में ये इलेक्ट्रिसिटी का डेटा वो यूजेज वाइज कंपाइल करते थे कि एग्रीकल्चर में कितनी, इंडस्ट्री, डोमेस्टिक एंड सो ऑन। परंतु अब से एक सिंगल आइटम के स्वरूप में ही ये डेटा कलेक्ट किया जाएगा। वो दूसरा सुधार नई सीरीज में। मित्रों, WPI की गिनती कौन करता है? कॉमर्स मिनिस्ट्री, उसके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन, उसके नीचे इकोनॉमिक एडवाइजर। अब वो ये सारे आइटम लिस्ट को लेके वो गिनती करते होंगे, तो लास्ट पायर्स फॉर्मूला के हिसाब से हर एक कैटेगरी को वेट असाइन किया होगा। सबसे ज़्यादा वेट असाइन किया है मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी को 65%, और वहाँ पर भी इंटरनली केमिकल इंडस्ट्री, देन मेटल, देन फूड, कितना कितना भाव बढ़ा। सेकंड रैंक वेट के हिसाब से सेकंड होगा प्राइमरी आर्टिकल्स, तो फूड, नॉन फूड एंड मिनरल। एंड थर्ड इज फ्यूअल, सबसे कम वेट उसको असाइन होता है, ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी और कोल, वो भी मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब इन सभी के अंदर बेस ईयर दैट वाज 2004, वहाँ पर कितना प्राइस रहा, आज की तारीख में कितना प्राइस है होलसेल लेवल पर, और वो हर एक को वेट असाइन किया, लास्ट पायर के हिसाब से आप निकालो, तो ये पूरी लिस्ट का जो इन्फ्लेशन आपको मिले, यू विल से WPI हेडलाइन इन्फ्लेशन है। उसके अंदर से आप फूड एंड फ्यूअल को माइनस कर दो। फ्यूअल इधर माइनस होगा, फूड देखिए मैन्युफैक्चर टाइप का भी होगा, ब्रेड, बिस्किट, और प्राइमरी फूड भी होगा, ये दाल, चावल, वो सबको आप माइनस करो, वहाँ की महंगाई को फूड एंड फ्यूअल माइनस करो, तो आपको क्या मिलेगा? WPI का कोर इन्फ्लेशन। ये तो सारी बातें पढ़ी हमने पुरानी सीरीज की। अब ये मई 2017 से जो नई सीरीज आई है उसमें फ़र्क क्या? गिनती तो वही आदमी करेगा, इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर DIPP, लेकिन बेस ईयर 2004 से बदल के कर दिया 2011। कैटेगरी भी यही रहेंगी, बट कैटेगरी वाइज जो वेट असाइन करते थे उसमें थोड़े फ़र्क किए गए कि मैन्युफैक्चरिंग को 64, प्राइमरी को 23, फ्यूअल को 13। बट अगेन वेट के डिसेंडिंग ऑर्डर में तो वही रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग, प्राइमरी एंड फ्यूअल। मित्रों, आप याद करो, CSO वाले CPI तो निकालते थे, बट वहाँ से भी फूड इन्फ्लेशन को अलग करके दिखाते थे, CFPI, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। उसी प्रकार ये नई सीरीज से इकोनॉमिक एडवाइजर WPI का हेडलाइन इन्फ्लेशन निकालेगा, यस, कोर इन्फ्लेशन निकालेगा, यस, और तीसरा ये मैन्युफैक्चर्ड वाला फूड मतलब ब्रेड, बटर, प्राइमरी वाला फूड मतलब गेहूं, चावल, उनको भी अलग से निकाल के होलसेल लेवल पर फूड इंडेक्स में क्या महंगाई दर रहा वो निकालेगा। अर्थात
ये नई सीरीज आने से होलसेल लेवल पर फूड इन्फ्लेशन आपको पता चलेगा और रिटेल लेवल पर तो CSO वाले पहले से निकालते ही थे। तो ये दोनों ही स्तर के आंकड़े मिलने पर RBI को और सरकार को अपनी पॉलिसी बनाने में सुविधा रहेगी। तो मित्रों, अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि WPI की नई सीरीज में क्या क्या सुधार किए गए हैं, तो बोलना आसान है। देखिए, प्राइमरी फ्यूल एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स ऐसी जो कैटेगरी थी उसके अंदर आइटम लिस्ट में पुराने कुछ आउटडेटेड चीज़ निकाल दी, नई चीज़ों को ऐड किया गया। तो इस प्रकार से 600 से अधिक चीज़ें पहले भी थी और अब भी। एग्जैक्ट कितनी आई वो स्टाफ सिलेक्शन और ऐसी छोटी परीक्षाओं के लिए करना है, बाकी इंटरव्यू में बोलने के लिए 600 से अधिक। और हर एक का वेट असाइन वो भी पहले से बदला गया। सेकंड, इतने वर्षों तक WPI इंडेक्स मतलब कोई भी चीज वस्तु का प्राइस कितना है प्लस उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स कितना लगा, वो कुल रकम देखकर उसके अंदर कितनी महंगाई बढ़ी इस स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में वो WPI नहीं, प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स मेजर करते हैं, जहां पर केवल चीज वस्तु का प्राइस ही देखते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को कंप्यूट नहीं करते, ताकि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सके कि महंगाई कितनी बढ़ी या कम हुई। OECD के ज़्यादातर देश ऐसे PPI प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स यूज़ करते थे। IMF वाले ने भी भारत को बोला था कि आप ऐसा लागू करो। खैर, भारत ने PPI तो लागू नहीं किया, पर उसके बदले जो अभी हम यूज़ करते हैं WPI, उसी के अंदर सुधार कर दिया कि ये नई सीरीज से हम लोग केवल चीज़ वस्तु के प्राइस में ही इन्फ्लेशन मेजर करेंगे, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स वाला कंपोनेंट ऐड नहीं करेंगे। तो एक तो ये कारण हो सकता है कि IMF के सुझाव को हमने माना, या दूसरा कारण ये हो सकता है कि क्योंकि अब GST आने वाला है और WPI अब इनडायरेक्ट टैक्स को छोड़ के ऐसे ही इन्फ्लेशन की गिनती करे, तो उनको साबित करना आसान रहे कि जो भी महंगाई है वो तो GST के कारण नहीं, ये वाली चीज़ में ऐसा हुआ। हो सकता है ऐसा कुछ उनका अनऑफिशियल रीज़न रहा हो। और तीसरा सुधार कि WPI फूड इंडेक्स के आंकड़े अलग से प्रस्तुत किए जाएंगे। आप याद करो, उर्जित पटेल कमेटी ने सुझाव दिया था RBI को कि मॉनेटरी पॉलिसी का काम देखने के लिए अलग से एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होनी चाहिए। उसी प्रकार ये WPI के अंदर सुधार के लिए साल 2012 में एक डॉक्टर सौमित्र चौधरी कमेटी बनी थी। उन्होंने सिफारिश की कि WPI का कामकाज देखने के लिए अलग से एक टेक्निकल रिव्यू कमेटी TRC होनी चाहिए, जो पूरे साल में कम से कम एक बार मिले, एंड दे ऐड रिमूव ट्वीक द आइटम लिस्ट, उसका वेट, डेटा कलेक्शन, कैलकुलेशन मेथड, उसमें कुछ सुधार करने हैं, वो सारे काम ये टेक्निकल रिव्यू कमेटी ने देखने चाहिए। इसका बॉस कौन होगा? क्योंकि इकोनॉमिक एडवाइज़र बैठता है DIPP में, तो वहाँ का जो सेक्रेटरी होगा IAS ऑफिसर, ही विल बी द चेयरमैन, और ये इकोनॉमिक एडवाइज़र ही विल बी द मेंबर सेक्रेटरी, और दूसरे भी चिटपुट सदस्य रहेंगे। अपने इकोनॉमिक सर्वे में WPI और CPI में लास्ट ईयर क्या ट्रेंड रहा वो दिखाया है। आप एकदम आखिर में फॉलो करिए राइट हैंड साइड पर, अक्टूबर टू दिसंबर, रेड कलर दैट इज CPI, उसमें पतन हुआ नोटबंदी की असर नवंबर के बाद। परंतु ग्रीन कलर दैट इज WPI, आप पाएंगे कि उतनी ज़्यादा असर नहीं हुआ, थोड़ा पतन हुआ, फिर वापस वो तो ऊपर जाने लगा। वाई? क्रूड ऑयल प्राइस आप याद करो, रशिया OPEC डील। हमको एक और प्रश्न होता है कि ये 2015 के अंदर रेड कलर फॉलो करे दैट इज CPI और नीचे ग्रीन कलर दैट इज WPI, तो इन दोनों के बीच इतना अंतर क्यों है? दोनों ही महंगाई नापते हैं, तो एक में बड़ी क्यों दिखती है और दूसरे में तो नेगेटिव WPI क्यों दिखती है? बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट बेस ईयर्स। CPI का बेस ईयर है 2012 और ये WPI का पहले 2004 था और अब हो गया 2011, तो अभी भी बेस ईयर तो डिफरेंट ही रहा। खैर, फूड आइटम्स की बात करें तो CPI में फूड आइटम्स को ज़्यादा वेट असाइन करते हैं, और क्योंकि वो दाल पल्सिस के अंदर महंगाई की समस्या थी, अल नीनो, और उसके चलते 2 साल अकाल जैसी परिस्थिति थी, तो फूड इन्फ्लेशन तो आपको ज़्यादा दिखेगा, उस हिसाब से CPI बड़ा दिखेगा। जबकि ये WPI वहाँ पर ये बात बराबर कि मैन्युफैक्चर्ड फूड एंड प्राइमरी फूड इस हिसाब से असर तो रही होगी, परंतु साथ ही साथ साल 2015 में क्रूड ऑयल के दाम विश्व बाजार में बहुत गिर गए थे। WPI में क्रूड ऑयल को खासा वेट असाइन किया जाता है, उसके सामने CPI में फायरवुड, इलेक्ट्रिसिटी, उनको ज़्यादा वेट असाइन किया जाता है। सो देयरफॉर CPI विल लुक बिगर, WPI में फॉल दिखेगा बिकॉज ऑफ दैट फॉल इन क्रूड ऑयल प्राइजेस। उसी प्रकार गुड्स, आप याद करो, चाइना में शेयर बाजार में अचानक जो क्रैश हो गया, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मंदी, उसके आगे चलते पूरे विश्व बाजार में कमोडिटी प्राइस में बहुत कमी आई थी। परिणाम स्वरूप WPI के अंदर आपको कमी दिखेगी, CPI में वो उतना रिफ्लेक्ट होके नहीं आएगा। एंड लास्टली, WPI सर्विस सेक्टर की महंगाई मेजर नहीं करता, CPI तो मिसेलेनियस कैटेगरी के नाम पे हेल्थ केयर, रिक्रिएशन, ट्रांसपोर्ट सब कुछ मेजर करता है, तो CPI की महंगाई मोटी ही दिखेगी कंपेयर टू WPI। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स
CPI और WPI के बीच ये वेज दिखता है। तो मित्रों, हमने इन्फ्लेशन थियरी देख ली, इंडेक्स थियरी, इन्फ्लेशन के 2 इंडेक्स देख लिए, CPI एंड WPI। क्या इसके अलावा कोई और भी इंडेक्स तैयार करते हैं जिससे हम महंगाई को मेजर कर सके? हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री वाले यूज करते हैं प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स PPI, जहां पर केवल गुड्स नहीं सर्विसेज को भी मेजर करते हैं, और वो लोग केवल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू, उसके ऊपर लगने वाले टैक्स नहीं, केवल वैल्यू को मेजर करते हैं, ताकि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से महंगाई कितनी बड़ी कम हुई वो देख सके। ज़्यादातर OECD कंट्री यही यूज़ करते थे, इसलिए IMF ने बोला कि आप भी यही यूज़ करो, GDP डिफ्लेटर गिनने में और सुविधा रहेगी, एक्यूरेसी आएगी। और ये सब लागू करने के लिए 2014 में हमने ये BN गोलदार कमेटी भी बनाई थी CSO ने, पर वो कोई काम आगे बढ़ा नहीं। खैर, आगे चल के वो सौमित्र वाली कमेटी के अनुसंधान में हमने WPI में ही सुधार कर दिया कि गुड्स केवल उसकी वैल्यू मेजर करेंगे, वहाँ पर टैक्स या फिर कि ये दाल चावल है तो उसके ऊपर APMC लेवाई वो सब मेजर नहीं करेंगे। सो दिस मच अपडेट वी डिड। अभी भी सर्विस तो उसके अंदर मेजर एंट्री नहीं आई है। बैंकिंग इज अ सर्विस, तो उस पर कितनी महंगाई आई वो मेजर करने के लिए RBI साल 2004 में लेके आया बैंकिंग बिजनेस सर्विस प्राइस इंडेक्स, और 2 वर्टिकल्स में मेजर करता है। एक तो बैंक द्वारा दी जाने वाली डायरेक्ट सर्विस, जैसे डिमांड आप निकाला, नेफ्ट की सुविधा, आपको कार्ड इशू किया और उसके ऊपर लगने वाले अलग अलग चार्जेस, तो ये सारे सर्विस चार्जेस में क्या महंगाई बड़ी कम हुई। और दूसरा काम बैंक का होता है इंटरमीडिएशन सर्विस, कि आपसे डिपॉजिट में पैसा लिया और किसी को लोन में वो पैसा दिया, तो बीच में जो अपना वो स्प्रेड मार्जिन रखते हैं उसमें वो कितना बढ़ाया कम किया, उस हिसाब से बैंकिंग सर्विस में क्या महंगाई के ट्रेंड चल रहे, दैट इज मेजर्ड बाय RBI। इसके अलावा साल 2007 से RBI वाले इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे फॉर हाउस होल्ड, जिसके अंतर्गत 5000 हाउस होल्ड का सर्वे करके 3 महीने का इन्फ्लेशन, 1 साल का इन्फ्लेशन, उसके आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक एक प्रकार की I5 और उसके ऊपर 100% मालिक था RBI। तो ये NHB वाले भी हाउसिंग प्राइजेस 26 शहरों के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है उसमें महंगाई नापते हैं, उस इंडेक्स को बोलते हैं रेसिडेक्स इंडेक्स। 2017 मार्च में बोला गया कि NHB वाले और ज़्यादा सिटीज़ के अंदर ये डेटा कैप्चर करेंगे, और केवल मकान की खरीद बिक्री नहीं, भाड़ा जो चल रहा है उसका भी इंडेक्स बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो यूज़ होता है उसका भी इंडेक्स बनाएंगे। तो मित्रों, इस तरह से हमने इन्फ्लेशन थियरी, इंडेक्स थियरी, इन्फ्लेशन इंडेक्स में 2 बड़े CPI WPI और बाकी ये छिटपुट वाले RBI के वगैरह हमने देख लिए। नाउ प्रोडक्शन इंडेक्सेस। प्रोडक्शन मेजर करने का सबसे बड़ा इंडेक्स है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। कौन देखता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर द मोस्पी मिनिस्ट्री। अब तक उसका बेस ईयर था 2004। आप याद करो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर 6 कैटेगरी थी, फिर हमने पढ़ा WPI, वहाँ पर 3 कैटेगरी थी, यहाँ पर भी 3 कैटेगरी हैं, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैंने उनको जो वेट असाइन होता है उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिख दिया, और बैकएंड में इसके अंदर हर एक में कुछ ना कुछ कमोडिटीज, उसका कितना उत्पादन बेस ईयर में हुआ आज की तारीख में वो मेजर करते हैं, दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब इधर भी मई 2017 में जो नई सीरीज लॉन्च हुई, क्या सुधार किए गए? गिनती तो अभी भी CSO वाले ही करेंगे, बट बेस ईयर 2004 नहीं 2011 कर दिया गया। इससे लाभ क्या होगा? IIP का बेस ईयर 2011, GDP का बेस ईयर 2011, WPI का बेस ईयर 2011, तो पूरे आंकड़ों की समीक्षा करने में, मूल्यांकन करने में सुविधा रहेगी। खैर, ये पिंक मतलब और क्या सुधार किए गए? पहले से ज़्यादा आइटम्स को इसमें ऐड किया गया। पहले 620 थी, अब 809 हो गई, और वेट जो असाइन करते थे हर एक पिलर को उसमें भी थोड़े सुधार किए गए, बट स्टिल डिसेंडिंग ऑर्डर तो वही रहेगा कि मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे WPI के अंदर भी रेड्यूडेंट, आउटडेटेड चीज़ों को रिमूव कर दिया गया, वैसा ही कुछ इधर भी किया। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर, आज की तारीख में लोग कम ही यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर, उससे किया जाता है काम। तो अब कैलकुलेटर की प्रोडक्शन में कितनी बढ़ोतरी या कमी हुई वो मेजर करने का क्या मतलब है, तो उसको निकाल दिया। उसी प्रकार कलर टीवी पिक्चर ट्यूब्स, वो पुराने वाले जो ओनिडा और BPL और जो मोटे वाले टीवी रहते थे, आज तो सब LCD LED टीवी का ज़माना है। सो लाइक दैट टोटल 124 आइटम्स वे रिमूव्ड, और उसके सामने कुछ ऐसी नई चीज़ें जो अब उसको मेजर करना जरूरी बन गया। स्टीरॉइड्स एंड हार्मोनल प्रिपरेशन, मेडिकल एंड सर्जिकल एसेसरीज एंड मेनी अदर थिंग्स, 149 न्यू आइटम्स हैव बीन एडेड। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिसिटी, तो रिन्यूएबल सोर्सेज से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी का डेटा भी वो उसमें ऐड करके वो मेजर करेंगे, ऐसा बोला गया है। बाकी क्या और चीज़ें ऐड हुई वो आराम से घर पे ये पिंक लिस्ट पढ़ लेना।
मित्रों आईआईपी के अंदर एक तो ऐसा वर्टिकल बनता है कि मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी की इंडस्ट्री और वहां पर उत्पादन कैसा हुआ। दूसरा तरीका होता है कि अकॉर्डिंग टू यूज आप इंडस्ट्री को क्लासीफाई करो कि बेसिक गुड, इंटरमीडिएट, कैपिटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल, ये हर एक के अंदर पहले कितना उत्पादन और अब कितना उत्पादन हुआ, लाइक दैट यू मेजर द इंडेक्स। नई वाली सीरीज में बेसिक गुड्स का नाम बदल के कर दिया प्राइमरी गुड्स और एक नई कैटेगरी बनाई गई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन गुड्स। अब ये हर एक के अंदर भी आप अलग अलग चीज वस्तुएं बनती होंगी, उसका आप उत्पादन मेजर कर रहे हैं, राइट। तो जैसे कि कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, तो उधर भी आप देखिए ग्राम पाउडर, रवा, सोजी, ब्रेड, बंस वगैरह, दीज आर ऑल क्लासिफाइड एज कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स। फिर नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन के हिसाब से उसके अलग अलग कोड्स असाइन हुए होंगे, उस प्रकार से बैकएंड से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, टेबुलेट करेंगे, अकाउंटिंग ये यूनिट होंगे, इतना वेट असाइन होगा और पूरा सिस्टमेटिकली वो कंप्यूटेशन करते हैं। जैसे WPI के अंदर एक टेक्निकल रिव्यू कमेटी बनाई गई, ऐसी यहाँ IIP के लिए भी बनाई गई। बट इधर बॉस कौन होगा? WPI के अंदर तो वो DIPP का सेक्रेटरी, इधर मोस्पी के अंदर जो IAS सेक्रेटरी होगा, ही विल बी द बॉस ऑफ दिस IIP's टेक्निकल रिव्यू कमेटी। और काम तो वो भी ऐसे पैरेलल ही करेंगे, सालाना कम से कम एक बार मिलेंगे टू ऐड, रिमूव एंड ट्विक द आइटम लिस्ट, वेट, डेटा कलेक्शन, कैलकुलेशन मेथड में और क्या सुधार करने हैं वगैरह। मित्रों IIP के अंदर तो इस हिसाब से ढेर सारी इंडस्ट्री के डेटा हम कैप्चर करते हैं, बट उसमें 8 इंडस्ट्री ऐसी हैं जिसकी चाल पर पूरी इकोनॉमी की चाल डिपेंड करती है। तो ऐसी 8 इंडस्ट्री को बोला जाता है कोर इंडस्ट्री। और वहाँ पर 2016-17 में उसके पिछले वर्ष के अनुपात में कितनी वृद्धि हुई उत्पादन में, वो मेजर करना शुरू करें। इकोनॉमिक सर्वे में आंकड़े दिए हैं, एनालिसिस दिया है, पढ़ लेते हैं। सबसे पहले स्टील इंडस्ट्री, तो उसके उत्पादन में अराउंड 9% की वृद्धि हुई, मतलब कि ठीक ठाक काम हो रहा है। रिफाइनरी इंडस्ट्री, तो वहाँ भी 5% की वृद्धि देखी गई। बीच में एक दौर ऐसा चल रहा था दोस्तों, जब हर एक कोर इंडस्ट्री में हार्डली 1%, 2%, इवन नेगेटिव में भी कुछ तो चले गए थे। तो ये तो अब रिकवरी में अच्छा काम हो रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि विश्व बाजार में ये क्रूड ऑयल के दाम गिर गए, तो उस हिसाब से हमारा इंपोर्ट और उसके रिफाइनिंग प्रोसेस में बढ़ोतरी हुई होगी। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी वृद्धि हुई उत्पादन में 5.1%। इसका कारण क्या हो सकता है? आप याद करो, उदय स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के उधारी का 75% अपने सर पे ले लेंगे, तो वो पब्लिक प्राइवेट जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उसकी बैलेंस शीट थोड़ी क्लीन अप हो जाएगी। वो बैकएंड में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खरीदेगा, तो थर्मल पावर प्लांट वाले पहले से ज़्यादा उत्पादन करेंगे, तो इस प्रकार से उत्पादन में वृद्धि आई। अब थर्मल पावर प्लांट में उत्पादन में वृद्धि आएगी, तो बैकएंड में कोयले के उत्पादन में भी, मतलब माइनिंग में वृद्धि आई होगी। एंड फर्टिलाइजर, फिर आप देखिए नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल के अंदर उत्पादन में कटौती आई है, नेगेटिव में चला गया। उसका क्या कारण? क्योंकि विश्व बाजार में क्रूड ऑयल, गैस वगैरह के दाम अगर सस्ते हो गए, तो मुकेश अंबानी ये सोचेंगे कि मेरे पास एक कृष्णा गोदावरी के अंदर बेसिन में जो ऑयल गैस होगा, वाई शुड आई एक्सट्रैक्ट इट नाउ, क्योंकि वो बेचने गए तो माल आएगा नहीं खास, तो उसको पड़ा रहने दो, जब वापस महंगा होना शुरू हो जाएगा देन आई विल एक्सट्रैक्ट। इसलिए उत्पादन में कमी दिखती है। सीमेंट के उत्पादन में भी कमी आई। कारण बहुत आसान है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के अंदर NPA की ट्विन बैलेंस शीट की समस्या, रेसिडेक्स इंडेक्स के हिसाब से मकानों के दाम बहुत ऊंचे चल रहे थे, तो बिल्डर्स के पास अनसोल्ड इन्वेंटरीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो अगर पुरानी बिल्डिंग फ्लैट है उसने जो बना के रखे वो बिकते नहीं, तो नई वो प्रोजेक्ट चालू कैसे करे। और नोटबंदी के बाद भी आप पाएंगे कि कुछ समय तक तो ये मकानों के दामों में गिरावट आई नहीं। सो देयरफॉर दिस एंटायर ईयर यू विल सी कि नेगेटिव में ही ग्रोथ रहा कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर। एंड ओवरऑल ये 8 कोर इंडस्ट्री में 4.5% उत्पादन में वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से धीरे धीरे रिकवरी की दिशा में है इकोनॉमी, ऐसा सर्वे बोलता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की मदद से हमने ये अलग अलग उद्योगों में कितना उत्पादन हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी रही, वो देख लिया। क्या इसके अलावा भी कोई इंडेक्स है? हाँ, मोस्पी के नीचे NSSO वो डेटा कलेक्ट करेगा अलग अलग इंडस्ट्रीज से और फिर वो CSO को देगा, CSO प्रोसेस करके लाएगा। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री ASI, फैक्ट्री एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, सबके आंकड़े वो जोड़ते हैं। मूवी कंपनी, पर्सनल सर्विस, उसके भी आंकड़े कलेक्ट तो करते हैं बट वो टेबुलेशन करके हमको नहीं मिलते। डिफेंस, ऑयल, होटल, काफे, कंप्यूटर, टेक्निकल ट्रेनिंग, ये वगैरह को वो कैप्चर नहीं करते। ये सब कुछ मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये इंडिया ईयरबुक में दिया है और कभी कभी ये स्टाफ सिलेक्शन, CAPF में ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स वो पूछते हैं, तो हमने समझ ली।
इसके अलावा आरबीआई का खुद का ऑर्डर बुक्स, इन्वेंटरी एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे, ओबीकस सर्वे, साल में क्वार्टरली वो डेटा निकालते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि इकोनॉमी में कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट में क्या चल रही। मित्रों, ये आईआईपी के अंदर तो हम केवल फिजिकल गुड्स के प्रोडक्शन में कितनी बढ़ोतरी हुई वो मेजर करते हैं, सर्विसेज को कैलकुलेट नहीं करते। इसलिए सीएसओ ने एक प्रोफेसर सीपी चंद्रशेखर कमेटी बनाई थी कि अलग से सर्विस परफॉर्मेंस इंडेक्स और वहाँ कितना उत्पादन हो रहा है या कम हुआ वो मेजर किया जाए। 2015 के बाद इसमें कोई अपडेट्स दिखे नहीं, मतलब ऐसी कोई चीज़ अभी तक तो बनी नहीं है। लेकिन एसबीआई वाले साल 2014 से एक कंपोजिट इंडेक्स लेके आए। एसबीआई खुद का लोन पोर्टफोलियो देखेगी कि हमने होम लोन्स कितने दिए, फिर स्टील इंडस्ट्री को कितने, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कितने गए, कार खरीदने के लिए कितने दिए एंड सो ऑन, और सामने महंगाई दर कितना चल रहा है, वो सब जोड़ के वो एक इंडेक्स बनाएंगे। अगर उसमें नंबर 50 से अधिक आ गए तो मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, 50 से कम तो मतलब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। उसी प्रकार एचएसबीसी का परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स पीएमआई आता है, जो खासकर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में क्या चाल चल रही है वो हमको पता लगता है। एंड लास्टली लंदन का बाल्टिक ड्राई एक्सचेंज वो निकालते हैं बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, दैट मेजर्स कि एक देश से दूसरे देश में रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट समंदर के मार्फत आप करने जा रहे हैं तो कितना खर्चा आ रहा है। अगर ये बाल्टिक ड्राई इंडेक्स बढ़े तो समझ लेना कि पूरी विश्व की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, एक्सपांड कर रही है, तभी तो रॉ मटेरियल एक देश से दूसरे देश जाएगा और कुछ उत्पादन हो रहा होगा। अगर बाल्टिक ड्राई इंडेक्स डाउन चला जाए तो मतलब पूरे विश्व में मंदी का माहौल दिखता है। सर्वे ने ये पूरा ग्राफ दिया है। स्वाभाविक है, सबप्राइम क्राइसिस के बाद बहुत पतन हो गया कि एक ज़माने में जो 11,000 से ऊपर चलता था वो 600 और फिर और नीचे नीचे जाने लगा। खैर, अब आप फॉलो करिए एकदम राइट हैंड साइड पे सितंबर 2016 से लेके ये जनवरी 2017 अब धीरे धीरे वापस बढ़ रहा है, मतलब अब पूरे विश्व की इकोनॉमी रिकवरी मोड में है। तो मित्रों, इस तरह से हमने इन्फ्लेशन थियरी, इंडेक्स थियरी, इन्फ्लेशन के मेजर इंडेक्स सीपीआई, डब्ल्यूपीआई और माइनर इंडेक्स अलग अलग देख लिए। प्रोडक्शन इंडेक्स तो वहाँ पर आईआईपी मेजर और बाकी छिटपुट वाले ओबीकस और ये बाल्टिक ड्राई इंडेक्स वगैरह देख लिए। सो लाइक दैट आवर दिस सेगमेंट इज ओवर। अपने पुरानी एल सीरीज़ के ये L5 सीरीज़ के सारे पावर पॉइंट अब से डीमोनेटाइज, डीकंटेंटाइज, उनको देखने की ज़रूरत नहीं। और इसी तरह हमारा इकोनॉमी का ये 4th पिलर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे 5th पिलर, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर।